वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आपको मिलेंगे डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली पीवाईक्यू मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के, केमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे कि है ना एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेली पीवाईक्यू मिलेंगे। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये है आईआईटी जेई का है, मेंस का है, कौन सी शिफ्ट का है, 2025 का ये क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप से क्या है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो 5 से 7 दिन के अंदर ऑर्गेनिक के सारे पीवाईक्यू कवर करवा लिए जाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद में फिजिकल के भी करवाए जाएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करवाए जाएंगे, अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि क्वेश्चन के मीडियम से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कंप्लीट। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म भी डिस्कस करी जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होने वाला है इस पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज का। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, which compound would gives 3-methyl 6-oxoheptanol on ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस किसका होता है, ओजोनोलाइसिस है ना, एल्कीन होती है ना, वो ओजोनोलाइसिस देती है ना। और एल्कीन का जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इसमें हमारा क्या कंपाउंड बनता है, इसमें हमारा कंपाउंड बनता है कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, सपोज करो अगर ये एल्कीन है, इसका हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, फिर उसके बाद में इसका जो ओजोनाइड बनता है उसका अगर हम क्लीवेज करवाते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये वाला बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड से एक ऑक्सीजन इस साइड लगा दी जाती है, एक ऑक्सीजन इस साइड लगा दी जाती है, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दी जाती है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा ये इससे प्रोडक्ट मिलेंगे, ये ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट होंगे। अब हमारी रिएक्शन, हमारा जो प्रोडक्ट क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर बनाए तो वो बता रहा है ये डबल बॉन्ड हो, ये एच। प्रोडक्ट की सबसे पहले हम प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 3-methyl 6-octahepatanol। ये प्रोडक्ट है, इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर है, ये प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर। अगर इसके हम नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 2 3, 3 पे मिथाइल ग्रुप लग गया, 4 5 और 6 पे कौन सा ग्रुप है, ऑक्सो है ना, ठीक है। तो इसकी क्या, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3-methyl 6-oxoheptanol, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अगर इससे ये हमारा प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर दी हुई है तो, और हमें है ना सबस्ट्रेट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट है, इससे अगर हमें सबस्ट्रेट की तरफ जाना होता है तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे है ना ये जो दोनों ऑक्सीजन है ना, इनको हटा के और इनको है ना पाई बॉन्ड से जोड़ देंगे। सिंपली इनकी जगह यहाँ पे हम पाई बॉन्ड लगा देंगे दोनों ऑक्सीजन्स को हटा के, तो क्या सबस्ट्रेट होएगा हमारा, मिथाइल, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा के क्या करेंगे कि एक पाई बॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। मतलब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल ये लेंगे, फिर जब इसका हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, इस एरो को हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस सबस्ट्रेट का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में, एंड देन उसका क्लीवेज करवाएंगे जो ओजोनाइड बनेगा, तो इससे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा,
ठीक है। हम क्या करते हैं कि ओजोनोलाइसिस करवाते हैं ना, तो इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को हटा के दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं पाई बॉन्ड के थ्रू। तो अगर हमें ना प्रोडक्ट से अगर हमें वापस रिएक्टेंट की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को हटाएंगे और दोनों जिन जिन कार्बन पे ना ऑक्सीजन लगा हुआ है उन दोनों को आपस में पाई बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये ओजोनोलाइसिस का प्रोसीजर होता कैसे है अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए सपोज करो ये एक एल्कीन है, तो इसमें क्या होता है कि जो ओजोन होता है ना वो 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल होता है। इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। 1,3 डाइपोलर क्यों बोलते हैं इसे, अब इन दोनों के बीच में अगर एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इसके इस साइड शिफ्ट होंगे और इसका इस साइड शिफ्ट होंगे, तो जिससे क्या बनेगा, ये है ना प्राइमरी ओजोनाइड बनेगा। प्राइमरी एक कई बार है ना इसके स्टेप भी पूछ लिए जाते हैं कि पहले कौन सा ओजोनाइड बन रहा है, फिर उसके बाद में इसमें फ्लिपिंग स्टेप होएगा। अब फ्लिपिंग स्टेप होएगा, फ्लिपिंग स्टेप में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना इस साइड शिफ्ट होंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, O माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद में इस वाले कार्बन पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीके से देखो ये फर्स्ट और जो थर्ड पोजीशन पे है ना चार्ज है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इससे बनेगा सेकेंडरी ओजोनाइड बनेगा। सेकेंडरी ओजोनाइड में जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, सेकेंडरी ओजोनाइड में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट रहेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज, ये जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो इससे जो सेकेंडरी ओजोनाइड बनेगा उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ये बन गया सेकेंडरी ओजोनाइड बन गया। फर्दर इसका क्या होता है कि अब इसका क्लीवेज होएगा, ये इसे बोलते हैं सेकेंडरी ओजोनाइड। हमारी जो आदत होती है इसी ओजोनाइड को बनाने की होती है, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी ओजोनाइड बनता है। ये स्टेप्स ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब इसका जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ना क्लीवेज होएगा, तो ये इस प्रकार से टूटेगा। तो देखो एक तो कार्बोनाइल ये वाला इधर वाला बन जाएगा और एक कार्बोनाइल ये इधर वाला इस वाले से बन जाएगा। एक कार्बोनाइल ये वाला बन गया, ठीक है। और साथ में ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे है ना जिंक और इस ये ऑक्सीजन इस H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है कि H2O2 बनाता है। ये H2O2 है ना फर्दर है ना जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करके है ना जिंक ऑक्साइड प्लस है ना H2O बना देता है। अब अगर हम इस रिएक्शन में ओनली वाटर लेवे, जिंक मेटल नहीं लेवे, तो क्या करेगा कि अगर सपोज करो इस वाले स्टेप में अगर हम ये जो सेकेंडरी ओजोनाइड है इसका सिंपली हम अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इस सेकेंडरी ओजोनाइड का ओनली वाटर की प्रेजेंस में, अगर हम जिंक मेटल नहीं लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो कार्बोनाइल बनेंगे, ये बने हैं ना दोनों तरफ से दो कार्बोनाइल बन गए ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो H2O है ना उसके साथ ये जो रिमेनिंग तीसरा वाला ऑक्सीजन है ना, ये बीच वाला ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O2 बना लेगा।
मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पर जो ये कार्बोनाइल्स बन रहे हैं इनका क्या होगा कि अगर एल्डिहाइड है इनमें से कोई भी, सपोज अगर यहाँ पे H लगा हुआ है, ये अगर कोई एल्डिहाइड है तो जो H2O2 क्या होगा कि अगर एल्डिहाइड बन रहा है कार्बोनाइल में तो H2O2 उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और जिससे क्या बन जाएगा, फर्दर एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर जिंक मेटल की प्रेजेंस दी हुई है या नहीं दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जिंक मेटल नहीं रहेगा तो फिर उस रिएक्शन में H2O2 रहेगा जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा कि जो एल्डिहाइड होगा उसका है ना ऑक्सीडेशन कर देगा, एसिड में कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड। जब क्विकली रिएक्शन करनी है तो सिंपली क्या करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से जोड़ देनी है। ये कंप्लीट इस रिएक्शन का कंक्लूजन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज। तो ये इस एक्स क्या होगा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द गिवन मॉलिक्यूल एक्स इज ट्रीटेड विद HBr। मतलब ये हेलोजन एसिड्स है, इसका क्या होगा कि पाई बॉन्ड पे है ना एडिशन होएगा। तो पाई बॉन्ड पे एडिशन होएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, एक तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, तो और एक ही इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट है तो मतलब एक ही पाई बॉन्ड पे ये रिएक्ट कर सकता है। तो कौन से पे करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड पे करेगा या इस वाले पे करेगा या इस वाले पे करेगा। तो हम इस पाई बॉन्ड को नाम देते हैं, इस पाई बॉन्ड को बोल देंगे हम A, इसको बोल देंगे B और इसको बोल देंगे C। तो सबसे पहले क्या होएगा कि जैसे H और ये Br है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन का इस साइड मूवमेंट होएगा और ये हाइड्रोजन का H+ आयन इसके साथ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या बनेगा, अगर पाई बॉन्ड के साथ अगर H जुड़ जाता है तो पीछे अगर मान लो कि ये रिंग है तो पीछे क्या बनेगा, अगर ये तो H जुड़ गया इससे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इधर डिस्प्लेसमेंट होके अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो जितने यहाँ पे देखी जाएगी कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना वही जो पाई बॉन्ड होएगा ना वो रिएक्शन देगा। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट के हम स्ट्रक्चर नीचे बना लेते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके ऊपर से उसके ऊपर 6 मेंबर रिंग लगी हुई है और इधर एक 5 मेंबर रिंग। ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसमें और पाई बॉन्ड कहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना तो अगर देखते हैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इधर होएगा, यहाँ पे आके है ना H+ जुड़ जाएगा HBr का और यहाँ पे पीछे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस कार्बोकेटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं फर्स्ट वाले की, A वाले से है ना, अगर हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे ये H जुड़ गया HBr का, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और H+ इस वाले कार्बन पे ये जुड़ गया, यहाँ पे पीछे बना कार्बोकेटाइन है ना। ठीक है, तो इस पे देखेंगे अब नंबर ऑफ अल्फा एस देखेंगे, किससे देखे थे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच, अगर इस वाले पाई बॉन्ड पे अगर ये HBr रिएक्ट करता है तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें है ना उसकी स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, 3 है, H है। अगर सपोज करो इस वाली पोजीशन से हो रहा है, इस B वाली पोजीशन से हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इधर होएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे H जुड़ने के बाद में अब इससे B जो स्ट्रक्चर होएगी, B जो पाई बॉन्ड है उससे अगर हम एडिशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ अल्फा एच है ना, नंबर ऑफ अल्फा एच कितने आएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे
तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने होंगे, 2 होंगे। देखो एक बार यहाँ पे नीचे बता देते हैं अच्छे से आपको। ये है, यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग लगी हुई है और यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। इस साइड से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ये एच जुड़ गया। तो यहाँ पे इस वाले कार्बोकेटाइन के लिए जो नंबर ऑफ अल्फा एच है वो इस वाले कार्बन की काउंट होएगी और एक यहाँ की होएगी। तो जो नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी हो जाएगी, टोटल 3 अल्फा एच हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन सी है। अब एक हमारा ये पाई बॉन्ड जिसे हम सी नाम दिया था ये रिमेनिंग रह रहा है। अब इसकी देख लेते हैं ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस साइड होएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस साइड होके और जो H प्लस का एडिशन हो जाएगा इस पे, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, एक अल्फा एच यहाँ पे हो जाएगा और 2 अल्फा एच यहाँ पर हो जाएंगे। और इस वाले कार्बन पे कितने अल्फा एच है, एक अल्फा एच यहाँ पे हो गई। तो जो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच है इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए 4 अल्फा एच है। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा कार्बो जो है ना, पाई बॉन्ड जो सी है ना, हमने नाम दिया था, एक को पाई बॉन्ड ए दिया था, एक को बी दिया था और एक को सी दिया था। तो पाई बॉन्ड ए पर अगर हम HBr का एडिशन करवाते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा एच कितने मिलते हैं हमें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ, अगर इस पे हम है ना HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो नंबर ऑफ अल्फा एच 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे। इस वाली स्ट्रक्चर में 4 नंबर ऑफ अल्फा एच से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है अगर हम बॉन्ड सी पर है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं। तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला रहेगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो हमें मेजर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका ये जो कार्बोकेटाइन होगा ना इस पे ना जो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें इस वाले कार्बोकेटाइन से मिलेगा। इस वाले तो कौन से स्ट्रक्चर में है, ये देखो ये वाला रहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में आप देख रहे हो कि इस वाले कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जेई में, आया हुआ है जेई मेन में, आया हुआ है 2025 में। डेट भी दी हुई है, ये 7 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ए ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलाइसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। मतलब कंप्लीट ओजोनोलाइसिस करवाया जाएगा, हर पाई बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगाई जाएगी। ठीक है, और जो कंपाउंड मिलेगा उसमें से ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पर अगर इस पाई बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस होता है, इस पाई बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस होता है तो एक ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। अब इसमें इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब ये वाला जो इधर ये वाला कंपाउंड बनेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा। अब इसमें देखो इधर CHO, और इस पाई बॉन्ड का अगर है ना ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इधर CHO ग्रुप आ जाएगा, है ना। तो ये भी CHO ग्रुप है, ये भी CHO ग्रुप है। तो इस पे ना 2 ग्रुप अगर सेम से हैं तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा, तो ये वाला कार्बन भी नहीं होएगा। अब इस वाले कार्बन पे CHO लग गया, इस वाले पे भी CHO लग गया अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो ये वाला जो कार्बन होएगा ना ये भी क्या होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा, क्योंकि इधर भी CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 ग्रुप सेम से, एक ही कार्बन पे अगर 2 ग्रुप सेम से हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। और यहाँ पे CHO लग जाएगा, तो ये CHO, इस वाले कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 0 ऑप्टिकल एक्टिव का। जो भी प्रोडक्ट बनेंगे ना उसमें से कोई भी प्रोडक्ट है ना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है मेंस का है, जेई मेन का है 2025 का ये। तो ये क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, है ना, ठीक है,
और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। और ये जो कार्बन लगे हुए रहेंगे इस पे जो ग्रुप्स होंगे ना, एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होना है कि डिफरेंट होने चाहिए जीआई के लिए। जैसे ये एक्स हो गया, तो इस कार्बन पे लगे हुए जो दोनों ग्रुप्स है एक्स और वाई दोनों डिफरेंट होने चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड पे रोटेशन नहीं होना चाहिए। और इस वाले कार्बन पे भी जो दो ग्रुप लगे हुए, एक ही एक्स लगा हुआ है, दोनों जो ग्रुप्स होने हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रोपीन शो जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर हम प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH3 स्ट्रक्चर क्या होगी प्रोपीन की, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHH। तो अगर हम देखते हैं इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, ये ग्रुप भी सेम है, दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। पाई बॉन्ड से रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन ये जो दोनों ग्रुप है एक कार्बन एटम पे लगे हुए जो दोनों ग्रुप होने वो अलग अलग होने चाहिए। इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, दोनों अलग है, लेकिन इस वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे होने के कारण प्रोपीन जीआई नहीं देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है ट्रांस आइसोमर हैज, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अब देखो ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, और ये एक्स है और वाई है। तो ये देखो ये पाई बॉन्ड है, इसके अगर दोनों ग्रुप ये एक्स और एक्स है ना, दोनों तो एक्स और एक्स तो दोनों सेम है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं तो इस आइसोमर को क्या बोलते हैं हम, सिस आइसोमर बोलते हैं। और दूसरे जीआई में क्या हो सकता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक कार्बन पे एक्स लगा हो इधर हो, वाई लगा हुआ इधर हो, और दूसरे पे ये वाई इधर लग जाए और एक्स इधर लग जाए। तो देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड के है ना, एक हेलो एक एक्स तो इस साइड लगा हुआ है, एक एक्स इस साइड लगा हुआ है, तो दोनों क्या है कि अपोजिट साइड है पाई बॉन्ड के। तो इस टाइप के आइसोमर को है ना हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि जो वाई और वाई ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, और ये दोनों क्या है पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो इस ये वाला क्या होता है ट्रांस आइसोमर होता है। क्या स्टेटमेंट है, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ए ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सिस टू ब्यूटीन हैज ए हायर डाइपोल मोमेंट देन द ट्रांस टू ब्यूटीन, तो सिस टू ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो हो गया सिस टू ब्यूटीन हो गया। और ट्रांस टू ब्यूटीन क्या होता है, एक हाइड्रोजन इस साइड लगा हुआ रहेगा, एक हाइड्रोजन इस साइड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो चार्ज की जो डायरेक्शन होएगी है ना, इस पे है ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड रहती है। तो इसके जो डाइपोल मोमेंट की साइड इस साइड रहेगी, इस वाले जो CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस साइड रहेगी, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब रिजल्टिंग कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर हम ट्रांस टू ब्यूटीन देखते हैं ना, ट्रांस टू ब्यूटीन अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि इस वाले जो CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये वाली रहेगी पॉजिटिव से, ये मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, है ना। और इस वाला जो कार्बन हाइड्रोजन के जो डाइपोल की डायरेक्शन है ना इस साइड रहेगी। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे के मतलब इस टाइप से है ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका जो म्यू इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट होएगा वो 0 होएगा। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जितना जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, और इस कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड से जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, क्वांटिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एट द एंड जो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट आएगा ना वो म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सिस टू ब्यूटीन का है ना कुछ रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट निकलेगा, जो कि इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होएगा। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, सिस टू ब्यूटीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन द ट्रांस टू ब्यूटीन, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट गलत था ना।
2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शो 2 GI आइसोमर, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो 4 कार्बन की ये चेन बनाई, इसमें यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगाया और ये यहाँ पे लगा दिया, ये सॉरी CH हो गया। रिमेनिंग जो वैलेंसी है ना हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये GI देगा या नहीं देगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन एटम है इससे लगे हुए 2 ग्रुप कौन कौन से, एक तो ये भी CH3 और ये भी CH3 है, तो मतलब ये GI नहीं देगा, क्योंकि इस वाले कार्बन से तो क्या है कि एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है। अगर इसकी स्ट्रक्चर वैसे बनाए, ये H और ये मिथाइल, और इस वाले कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप मिथाइल लगे हुए हैं, मतलब ये वाला कंपाउंड GI नहीं देगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है ट्रांस आइसोमर हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर। ये बोल रहा है कि ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस देन होता है देन द सिस आइसोमर। तो जो जो एल्किन सॉलिड्स होती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है कि गलत है, क्योंकि जो सॉलिड होती है ना, सॉलिड एल्किन्स होती है ना, उनका इन जनरल क्या होता है कि सॉलिड जो एल्कीन होती है उनका इन जनरल है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज़्यादा होता है। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हुए। ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। तो ये वाला 5वां स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट ए भी गलत है, स्टेटमेंट डी गलत है और स्टेटमेंट ई गलत है। तो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट डी एंड स्टेटमेंट ई, तीनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इनमें से ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन इन्होंने हाईलाइट करी है ये वाली, तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से किस वाले, कौन सी ये हाइड्रोजन है ना मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। तो अगर ये H+ की फॉर्म में अगर निकल जाती है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बेनाइन बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, कार्बेनाइन H+ की फॉर्म में अगर ये निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका जो कार्बेनाइन होएगा तो इस चार्ज डेंसिटी का है ना, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होएगा, ये इधर या तो इधर हो सकता है या फिर है ना ये वाला डिलोकलाइजेशन से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होएगा। स्ट्रक्चर अगर हम सेकंड में देखते हैं, स्ट्रक्चर सेकंड में अगर हम देखते हैं तो इस H+ को निकलने के बाद में ये H+ की फॉर्म में अगर निकल जाता है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होएगा ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हमें क्या कौन सा कंपाउंड मिल गया, ये साइक्लोपेंटाडाइन मिल गया। तो ये क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, इस ये इधर और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होएगा, मतलब जो 6 है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये कैसा, इस अगर H+ के निकलने के बाद में इससे जो कंपाउंड बनेगा वो एरोमेटिक बन जाएगा, तो जो क्या होगा कि मोस्ट स्टेबल होएगा। नेक्स्ट ये वाले इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका जो डिलोकलाइजेशन इस टाइप से होएगा, या फिर है ना ये चार्ज इधर और ये इस साइड भी डिलोकलाइजेशन कर सकता है, मतलब इसमें डबल कॉन्जुगेशन चल रहा है ना, ठीक है, इसमें ओनली डबल कॉन्जुगेशन चल रहा है। तो कंपेरेटिवली अगर है ना ये वाली जो Sc बोल देंगे इसे, जो Sc है ना, और ये हो गई हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे HA हाइड्रोजन बोल देंगे, इसे Hb हाइड्रोजन हम कह देते हैं ना। तो ये है ना कंपेरेटिवली A के कंपेरेटिवली तो ज़्यादा एसिडिक होएगी, ये दोनों ए और सी तो ऑलमोस्ट सेम ही एसिडिक रहेगी, क्योंकि इसमें भी डबल कॉन्जुगेशन चल सकता है, ये इधर और
नहीं, इसमें ओनली सिंगल कॉन्जुगेशन चलेगा, स्ट्रक्चर ए में केवल ये वाला ही कॉन्जुगेशन चलेगा। तो जो सी होगी ना वो एसिडिक रहेगी ए के कंपेरेटिवली, तो लेकिन है ना बी के कंपेरेटिवली लेस एसिडिक रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर ये है ना एच डी अगर निकल जाती है एच प्लस की फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसका जो डिलोकलाइजेशन होएगा इस साइड से, तो यहाँ पे भी है ना कॉन्जुगेशन ही हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहाँ तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखते हैं ना, तो जो एच बी जब निकलती है तो उससे जो एच बी के निकलने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें है ना जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होने से रिंग में क्या होता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं, इसीलिए क्या होगा कि उस वो एच प्लस है ना मतलब ज़्यादा एसिडिक रहेगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा कि इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो मतलब हम इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर है ना हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर देखना है ना, हाइड्रोजन का हमें एसिडिक नेचर डेपिक्ट करना है, तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड होएगा इसमें से क्या होगा कि H प्लस निकल जाएगा, उसके बाद में ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका है ना, तो इसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी ना कॉन्जुगेट बेस की H प्लस निकलने के बाद में, उसकी जैसे जो जो फैक्टर्स है ना इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी ना, वैसे वैसे क्या होएगा कि जो सबस्ट्रेट होएगा उसकी एसिडिटी क्या होएगी कि इंक्रीज होएगी। ठीक है, ये इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई। सपोज करो ये H कोई एसिड है और इसका H प्लस निकलने के बाद में क्या बन गया, A माइनस बन गया, तो इस A माइनस की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी ना उसकी उस सबस्ट्रेट जो H की है ना एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होएगी। ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब A माइनस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, क्या बन रहा है, ये कार्बेनाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है। तो जो जो फैक्टर्स है ना कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जो जो फैक्टर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं उनके कारण क्या होगी कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं उनके कारण क्या होगी कि एसिडिटी इंक्रीज होएगी। अब कार्बेनाइन क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, कार्बन पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी अगर लगे हुए रहेंगे इस पे, तो वो क्या करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर्स जितने भी है ना कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर लगे हुए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे कि जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स का क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, अब उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, और उसे देने वाले और आ गए, तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स अगर लगे हुए हैं तो उसके कारण क्या होगा कि एसिडिटी डिक्रीज होती है। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो चल रहा था जो नेगेटिव चार्ज का है ना कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रहा था, तो जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन इंक्रीज होएगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या हो रहा था कि स्टेबलाइजेशन हो रहा था, स्टेबिलिटी मिल रही थी, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन है ना इंक्रीज होता जाएगा तो उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर हमने देखा मतलब जितनी भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या इंक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या इंक्रीज होती जाएगी, तो उससे क्या होएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी। ठीक है, जो कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी और जिससे क्या होगा कि एसिडिटी इंक्रीज होएगी। ठीक है, अगर अब इसमें एक फैक्टर और आया कि जो रेजोनेंस से भी ज़्यादा डोमिनेंट कौन करता है, अगर है ना नेगेटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन से अगर किसी में एरोमेटिसिटी अगर इंक्रीज मतलब क्रिएट हो जाती है ना, एरोमेटिसिटी का अगर फीचर उसमें आ जाता है, तो उस वाले जो कॉन्जुगेट बेस होएगा ना, एरोमेटिसिटी आ गई उसकी कॉन्जुगेट बेस की क्या होगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण क्या होगा कि उसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले में ओनली ऑप्शन बी में है ना, बाकी सब में तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ओनली कॉन्जुगेशन चल रहा है, जबकि ऑप्शन जो बी है उसमें क्या होगा एरोमेटिक करेक्टर भी आ गया। इस कारण जो इस एच बी को निकलने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा कॉन्जुगेट बेस उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एरोमेटिसिटी के कारण, और यह वाला ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ए 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2-ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, इसका ये फॉर्मूला होगा। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल इस पाई बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ये सिस और जो ट्रांस होते हैं ना, वो एक दूसरे में, ये इसका सिस आइसोमर हो गया, और ये रूम टेम्परेचर के किसी भी कंडीशन में ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो पाई बॉन्ड पे जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये इसका सिस आइसोमर हो, ट्रांस आइसोमर हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया, क्योंकि दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो पाई बॉन्ड के एक साइड है, और इसमें जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही बात है ये। सिस 2-ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस 2-ब्यूटीन, ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे है ये गलत बात? कि जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की, और सिमिलरली इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा, जो कि है ना नॉट इक्वल टू 0 होएगा। लेकिन अगर हम ट्रांस 2-ब्यूटीन में देखते हैं ना, तो इस वाले जो CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, लेकिन इस वाला ये वाला जो CH बॉन्ड है ना, इसका डाइपोल मोमेंट की रिएक्शन इस साइड रहेगी, है ना, डायरेक्शन। तो ये क्या होगा कि अब जो है ना, जो मैग्नीट्यूड है ना दोनों का, है ना, वो सेम है, लेकिन है ना डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसके लिए जो ट्रांस 2-ब्यूटीन का जो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया कि सिस 2-ब्यूटीन हैज ए लेसर डाइपोल मोमेंट देन द ट्रांस 2-ब्यूटीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांस 2-ब्यूटीन इज ए मोर स्टेबल देन द सिस 2-ब्यूटीन। बिल्कुल एल्केन की स्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि ट्रांस वाला ट्रांस है ना फॉर्म है ना ज़्यादा स्टेबल होती है देन सिस से। सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर स्टीरियो आइसोमर, बिल्कुल ये स्टीरियो आइसोमर है, और स्टीरियो आइसोमर में भी कौन से है? ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, इनमें से पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन देगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उस पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड पे रोटेशन नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हो गया कि ये इस पे रोटेशन ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड अगर होता है तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे रोटेशन क्या होगा कि नहीं होता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब रोटेशन नहीं होएगा, है ना। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड को मतलब होता है कि एक हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इस पे, मतलब इस बॉन्ड पे रोटेशन नहीं हो रहा है। अब इसी के साथ दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब इस कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए रहेंगे कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए, और इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप लगे रहेंगे। तो ये दोनों ग्रुप है ना आपस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये एक हो गया X हो गया तो दूसरा Y होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले पे भी जो दोनों ग्रुप लगे, इस वाले जो कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। सपोज ये X हो गया और ये Y हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखा जाता है इनकी जो ये पाई बॉन्ड के एक साइड हो गया, ये वाली पाई बॉन्ड के एक साइड हो गई, और ये पाई बॉन्ड के दूसरे साइड हो गई। तो इस पाई बॉन्ड के साइड अगर ये सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड है, एक्स और एक्स दोनों क्या है कि सेम है, अगर ये पाई बॉन्ड के सेम साइड है तो हम इस आइसोमर को क्या बोल देते हैं? सिस आइसोमर बोल देते हैं। देखो अगर इसमें y और y दोनों सेम साइड है ना पाई बॉन्ड के, तो इस आइसोमर को सिस बोल देते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर अगर ये y, अगर ये वाली कंडीशन होती C डबल बॉन्ड C रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एंड यहाँ पे x होता और x यहाँ पे होता, और y सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ होता कोई ग्रुप, ये y ग्रुप, तो यहाँ देख रहे हो कि x और ये x है ना पाई बॉन्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड है। इसी प्रकार जो सिमिलर ग्रुप है ना y और y है ना, तो ये भी क्या है कि अपोजिट साइड है। तो ये क्या कौन सा आइसोमर कहलाता है? ट्रांस आइसोमर कहलाता है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इस पाइप कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप है ना एक जैसे हैं, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये Gi नहीं देगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट इसमें भी क्या है कि इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप है ना हाइड्रोजन ही है, दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ये भी GI नहीं देगा। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है, पहले ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी। तो इसमें क्या है कि अगर देखा जाए, अब जैसे ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये Br हो गया, ठीक है, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं और ये यहाँ पे Br हो गया। इस वाले कार्बन पे ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन ये जो इधर वाले ग्रुप लगे हुए हैं ना, इधर से हम अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे Br आ रहा है, और इधर से भी देखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन पे Br आ रहा है। मतलब ये जो दोनों एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, ये सेम हो गए, ये वाले दोनों सेम हो गए, तो इस कारण ये GI नहीं देगा। अब अगर इस एग्जाम्पल का देखते हैं तो है ना, एक H लगा है, एक Br लगा है, तो इस वाले कार्बन पे तो दोनों अलग लगे। अब इस वाले कार्बन की देखते हैं, तो अगर ये जो Br की पोजीशन देखते हैं ना, तो फर्स्ट और सेकंड आ रही है इस साइड से, और इस साइड से देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ रही है। मतलब ये वाला है, ये GI देगा, क्योंकि दोनों तरफ से अगर है ना जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है उसकी अगर पोजीशन देखी जाए तो डिफरेंट आ रही है। मतलब ये दोनों, ये ग्रुप लगा हुआ है ये, और ये ग्रुप दोनों अलग अलग हो जाते हैं इस कारण, तो ये वाला क्या होगा कि ये GI देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ए और बी इस रिएक्शन में निकालने के कौन सा प्रोडक्ट ए है और कौन सा प्रोडक्ट बी है। तो जब हम प्रोडक्ट ए देखते हैं तो ये क्या है कि सबस्ट्रेट है, ये एल्कीन है ना, ठीक है, ये सबस्ट्रेट क्या है, एल्कीन है। ये सबस्ट्रेट कौन सा है, एल्कीन है, और इस पे क्या हो रहा है कि H2O का एडिशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है H2 का, तो इससे प्रोडक्ट ए मिल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि दूसरे वाले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर के थ्रू क्या हो रहा है, H2O का एडिशन हो रहा है, एल्कीन पे हो रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट अगर सिंपल H2O का एडिशन करते हैं ना, तो ये तो प्रोडक्ट कौन से रूल के अकॉर्डिंग मिलता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलता है ना, इसका तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और अगर है ना B2S6 के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अगर थ्रू जाते हैं ना, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस साइड होएगा। तो हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पहले से H ज्यादा हो। तो इस वाले कार्बन पे कितनी H है, एक H लगी हुई है, और इस वाले पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस पे तो इधर तो H+ लग जाएगा और इधर OH- लग जाएगा यहाँ पे, तो ये तो प्रोडक्ट ए हो जाएगा। तो कौन से में मिल रहा है प्रोडक्ट ए, OH, सॉरी OH ऊपर वाले पे, ये इस वाले में मिल रहा है, प्रोडक्ट ए देखना है ना, सॉरी ये तो प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए ये वाले में, इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। जिस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है उसी पे OH लगेगा। और जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो H वहां जाता है जहां पहले से H कम हो। तो इसमें कहाँ पे जाएगा, इसमें जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑप्शन बी में उस वाले कार्बन पे जाएगा जिस पे कि क्या हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो इसमें क्या हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, उस वाले पे H जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुई है बोलने में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि H+ है ना उस कार्बन पे ऐड होता है जिस पर है ना पहले से जो हाइड्रोजन है ना कम प्रेजेंट हो। तो इस वाले पे कार्बन पे अगर देखा जाए तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, ठीक है, तो जो H जाएगा वो H यहाँ ऐड होएगा और ये OH यहाँ ऐड होएगा, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होएगा। अब अगर है ना इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखते हैं, सबसे पहले तो सिंपल जैसे कि H2O के एडिशन की देख लेते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस पे ये CH3 लगा रहा है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है, तो इसी कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो इस साइड होएगा, ठीक है। तो इससे, और ये H+ पे अटैक करेगा और ये H+ तो यहाँ जुड़ जाएगी और यहाँ पे है ना ये कार्बोकैटाइन बन गया, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है सिंपल कंडीशन में। नेक्स्ट क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होएगा वो इस पे
अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा और ये H यहाँ लग गया। तो ये तो डायरेक्ट एडिशन, ये हो गया प्रोडक्ट ए हो गया। जब हम प्रोडक्ट बी किए तो ये वाला, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि H वहाँ जा रहा है, H उस वाले कार्बन से जुड़ रहा है जिस पर पहले से नंबर ऑफ H ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस वाली पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो H कहाँ जा रहा है, जहाँ पहले से H ज़्यादा हो। तो ये कौन से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन। दूसरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो ये हमारे पास आ गया, ये मिथाइल आ गया। अब है जो THF होता है ना, B2S6 है ना, वो THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होती है, और ये BHB, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होती है ना, वो क्या करती है कि B2S6 का होमोलाइटिक क्लीवेज करती है और इससे मिलता है हमें BH3, इससे हमें मिलता है ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें जो BH3 का अभी जो एल्कीन है, इस पे क्या होगा कि BH3 का एडिशन होएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लग गया और ये एल्कीन हो गया। अब जो BH3 है उसमें BH2 तो क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है, और जो है ना H- है, H- है, वो क्या है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ना, BH2 वहां जुड़ता है जहां भीड़ कम हो। तो ये BH2 तो इस वाले कार्बन पे लगेगा और जो है ना H इस वाले कार्बन पे, जिस पे मिथाइल लगा हुआ है उस पे लगेगा, है ना। ये है बोरोन का एडिशन है। तो ये मिथाइल हो गया और ये H हो गया और ये BH2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो है ना BH2 क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ता है जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से क्या हो कि ज्यादा हो, उस वाले कार्बन पे जुड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अगर हम H और OH में देखते हैं तो जो H+ है ना इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और OH- नेगेटिव है। तो इसका H का है ना ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये उस वाले कार्बन पे जुड़ता है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये इस वाले कार्बन पे जुड़ा था। अब इसी प्रकार इसमें जो BH3 में है ना इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या है, BH2+ है। तो ये इसी प्रकार से क्या हो गया कि ये इस वाले पे, उस कार्बन पे जुड़ जाएगा इस वाले पे जिसपे कि पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। इसी प्रकार है ना दो मॉलिक्यूल और होंगे एल्कीन के, वो रिएक्ट करेंगे BH2 के साथ और क्या बना लेंगे, ट्राई एल्काइल बोरेन बना लेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर, दो मॉलिक्यूल और रिएक्ट करके ये मिथाइल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन होएगा ना, उसमें एक हमने ले रखा है ऊपर रिएक्शन में है H2O2 है ना, और वो OH- के साथ रिएक्शन करके बेसिक मीडियम चल रहा है, HOO- प्लस H2O बना लेगा। ये जो HOO- है ना, ये बोरोन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बोरोन BOH और साथ में ये ट्राई एल्काइल, ये मिथाइल है ये। ठीक है, ये ट्राई एल्काइल बोरेन इसे बोलते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप है ना। ठीक है, अब ये क्या है कि प्रोक्साइड लिंकेज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रोक्साइड लिंकेज है दो ऑक्सीजन के बीच में। तो ये कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा, ये प्रोक्साइड लिंकेज है। ठीक है, ये वीक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये ब्रेक होके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। तो इस वाले जो ऑक्सीजन है इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। यहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है बोरोन पे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। अब ये क्या है कि 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इस बोरोन पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ट्राई एल्काइल बोरेन है,
ये 2 और है। तो ये ऑक्सीजन पे क्या होगा कि ना ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि OH माइनस तो निकल जाएगा। तो क्या होगा कि ये वाला जो एल्काइल ग्रुप होएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन सहित है ना बोरोन से ऑक्सीजन पे माइग्रेशन करेगा। तो इसे बोलेंगे हम बोरोन टू ऑक्सीजन एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन, है ना। एनाइनोट्रोपिक बोलेंगे क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चल रहा है। एनाइनोट्रोपिक ये माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होएगा, इसी प्रकार है ना तीनों है ना एल्काइल ग्रुप है ना ऑक्सीजन पे माइग्रेट हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या मिलेगा हमें, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन मिलेगा, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बी ये हमें मिल जाएगा, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन मिल जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H और OH यहाँ पे, तो इससे हमें मिल जाएगा ये OH और ये मिथाइल, ठीक है, प्लस H3BO3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OH उसी जो है ना कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसपे कि है ना बोरोन जुड़ा हुआ था, और है ना OH उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसपे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से ज़्यादा है। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है ना उस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसपे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले कम थे, है ना। तो ये कौन सा एडिशन हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। H2O का B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो प्रोसीजर होता है उसमें B2H6 का जो H2O का जो एडिशन करवाना होता है एल्कीन पे, वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग करवाना होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करवाना होता है। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन किए हैं आज हमने इस वीडियो में, तो आप ये देख सकते हैं। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन ए हो गया ना, ये तो सिंपल H और सिंपल जो वाटर का एडिशन है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो वो तो क्या मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होएगा। और जो बोरिश हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जो प्रोसीजर में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है और ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेनिज्म इसकी काफ़ी डिटेल वाली है, आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इतना ज़्यादा ध्यान रखने की नीड नहीं है। बस एक जस्ट रफली आइडिया रहे कि रिएक्शन हो कैसे रही है, इसीलिए मैकेनिज्म डिस्कस करी गई है। बाकी सिंपल सा है कि अगर सिंपल H एसिडिक मीडियम में अगर H2O का एडिशन करना है एल्कीन पे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाना है, और अगर है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर के अगर थ्रू करना है तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H और OH का एडिशन करना है। सो ये कंप्लीट है ना एल्कीन चैप्टर से 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसी की है ना सेकंड जो पार्ट भी आ जाएगा वीडियो का, इसमें थोड़ा मैकेनिज्म ज़्यादा डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वाले में ट्रिक के थ्रू ही है ना आंसर निकालना सिखाएंगे, जिससे कि आप क्विकली आंसर ऑप्शन देखते ही कर सको। और अगर आपको इसी तरह अगर डिटेल्ड में वीडियो चाहिए कि मैकेनिज्म अच्छे से बता के और फिर उसकी ट्रिक बताई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।